So we had to start with different forms of energy today. सभी लोग अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन करें. Please switch on your videos everywhere. Please take out your notebooks also. Keep on making the notes which I write. Okay. Yeah. So first thing is, so mechanical energy and its different forms. So there are two forms of mechanical energy. Okay. Energy possessed by a body due to its state of rest or of motion is called mechanical energy. So कोई भी body में जो energy है, that is because of its state of rest or of motion is called mechanical energy. Okay. And there are two forms of mechanical energy. One is potential energy and kinetic energy. Potential energy, the energy possessed by a body due to its position or shape is called potential energy, and due to energy possessed by a body due to its motion, due to its speed, is called kinetic energy. So total mechanical energy of a body is the sum of its potential energy and kinetic energy. So if you add potential energy and kinetic energy together, you will get total mechanical energy. So energy possessed by a body at rest due to its position or size and the shape is called the potential energy, and it is denoted by symbol capital U. So it is denoted by symbol capital U. So please write down. Well, in mechanical energy का definition, the energy possessed by a body so energy possessed by a body due to its state of rest or of motion is called the mechanical energy. There are two forms. So there are two forms of mechanical energy. Keep on writing, everyone. क्या क्या है दो फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी का? पहला है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी. सो फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी and the second one is kinetic energy. Okay, these are the two forms of mechanical.
लिख लिया सभी ने? यस Yes. अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे। पेन और कॉपी पे लिखते रहिए क्योंकि आदत रहेगी। सॉरी सर, मैं नेट ही नहीं चल रहा था, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सब लिखिए, अपनी नोटबुक निकालिए ना, ओके सर, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ऑन कीजिए, नोटबुक निकालिए और लिखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि लिखने की आदत डालो, क्योंकि स्कूल तो हो नहीं रहा है पूरे साल, अगर नहीं लिखोगे एग्जाम, अभी जैसे पिछले साल के बच्चों के साथ क्या हुआ, पहले बार जब एग्जाम हुआ है स्कूल में और ये बेचारे कुछ लिख ही नहीं पाए क्योंकि आदत ही नहीं रहती लिखने की। तो इसीलिए तुम लोग वैसी आदत मत करो, नोटबुक और पेन को इस्तेमाल करो ऑनलाइन क्लासेस में भी जितनी क्लासेस होती हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या है डेफिनेशन? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखवाऊंगा, बाकी नहीं लिखवाऊंगा। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी at rest due to its position or size due to its position or size and shape is called the potential energy. It is denoted by capital U. पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। लिख लिया सभी ने? सर, इट इज डिनोटेड बाय यू। हाँ, कैपिटल यू, कैपिटल यू। एक सेकेंड सर। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या है? अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड, है ना, अगर आपने किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसको यहाँ पर से छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो गेन किया है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के इसको किसी हाइट तक लेके जाते हैं, और यहाँ पर से जब इसको छोड़ेंगे तो वो हाइट से नीचे गिरेगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। सो ये जो एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक ले जाना, that is, increasing the potential energy of that body. So a body placed at a height above the ground, a wound up watch spring, बेसिकली कोई एक खिलौना होता था ना पुराने जमाने में जो चाबी से चलता था, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चाबी डालते हैं तो उसमें अंदर स्प्रिंग होता है जो कि वाउंड होता है, और वो जब वाइंड होगा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के वाइंड होने से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे जैसे स्प्रिंग खुलेगा, तो जैसे तुमने चाबी लगाई किसी गाड़ी को, कार वो चाबी वाली होती थी ना, जो चाबी लगाई और छोड़ दी, छोड़ने के बाद वो चलता है, तो चलता है इसलिए क्योंकि तुमने अंदर स्प्रिंग को काफी मरोड़ रखा है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेम चीज पुराने जमाने में घड़ियां होती थी, आजकल घड़ियां तुम्हारे पल्स से चलती हैं, बड़ा नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, राइट? कि आप जो भी वाइब्रेशन करते हो उस वाइब्रेशन से वो घड़ियां चलती है। पुराने जमाने में क्या होती थी, बैटरी भी नहीं होता था, एक चाबी होती थी, चाबी वाली घड़ी, वो दादाजी लोग के अभी भी होता है, ग्रैंडफादर वगैरह के उस पे देखोगे, उसमें चाबी लगानी रहती थी, हर दिन चाबी लगाओ, और वो चाबी लगाने से क्या है कि वो स्प्रिंग वाउंड होता था, और फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे खुलेगा वो घड़ी का सुई आगे जाता जाएगा।
तो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। सो दैट वाज अनदर वे, मतलब अगेन वहां पे हम लोग जो चाबी घुमा के घड़ी पे चाबी लगा रहे हैं, दैट वाज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वॉच स्प्रिंग। तीसरा क्या है, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अ बेंट बो। तो एक स्प्रिंग को जब कंप्रेस कर देते हैं, वो जो हम लोग यूज करते हैं ना पेन वगैरह में, एक स्प्रिंग जो यूज करते हैं, देखा होगा तुमने बॉल पॉइंट पेन में, उस स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ोगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप लेके आने की कोशिश करता है ना। हम लोग बचपन में खेलते भी थे ऐसे, कंप्रेस करके क्लास में छोड़ देते तो दूसरे के बेंच पे जाके गिरता था, राइट। तो दैट इज अगेन वो जो पोटेंशियल एनर्जी तुमने स्टोर किया है उसको कंप्रेस करने में, उसको छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेंट बो, मतलब बो एंड एरो होता है ना, तो हम लोग जब तेजी से खींचते हैं उसको, जब तेजी से खींचते हैं तो वो जो बेंड करते हैं उस बो को, वो क्या हो रहा है, बेसिकली स्ट्रेच होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, बो एंड एरो। उसी तरह स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग, ये बचपन में हम लोग, बचपन में क्या अभी भी खेलते हो तुम लोग बदमाश सब, जो कागज का एक पतला सा वो बना के और रबर बैंड में ऐसे लगा के और दूसरे दोस्त को मारते ना, दूसरे बेंच पे बैठे हुए बच्चे को, मारा है कि नहीं कभी बार? हाँ हाँ, वैसे कैटरपिल्ट टाइप से करते हैं। हाँ, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुलेल, वो इंग्लिश में कैटापुल्ट कहते हैं उसको, ऐसे करके और ऐसे मारते हैं। तो मन्नू पक्का किया होगा, टीचर को भी मारा होगा। सोचता हूँ मन्नू की कब होगा फिजिकल क्लास, सुनीत सर के इसमें हिम्मत नहीं थी, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी। है। तो सीधा बच्चा हो तुम, मैंने तो किया हुआ। सो स्ट्रेच रबर्सिंग, तो ये सारी जगहों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, ये सब जो एग्जांपल मैंने दिया ना, जहाँ पे स्प्रिंग को बाइंड कर रहे हैं या रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये सब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो पहला वाला केस किया था ना, जो कि किसी हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू फॉर्म, gravitational potential energy and elastic potential energy. We'll see it later on as well. So forms of potential energy in mechanics, potential energy is mainly of two kinds. One is gravitational potential energy due to its change position, and elastic potential energy is due to the change size and shape. Okay. So basically there are two forms of potential energy. So two types of, there are two types of potential energy. First is gravitational potential energy. So यहाँ पे it is due to its change position. So gravitational potential energy, it is due to the changed position of any object. And second is, तो ये हो गया ग्रेविटी, दूसरा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. Elastic potential energy is because of the change in shape and size. Elastic potential energy. So this is due to its change, size and shape. ठीक है, साइज एंड शेप चेंज करते हैं, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, शेप चेंज कर देते हैं। बॉल अगर हमारे पास जैसे वो स्ट्रेस बॉल होता है, उसको अगर हम लोग ऐसे दबाएंगे और उसको रिलीज करेंगे तो उसका शेप चेंज होता है, वो भी
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और पोजीशन चेंज करने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड से बस है। हाँ, लिख लिया बच्चों? Yes. अभी क्या लिख रखा है? तो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ईच बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ विच इज कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और वेट ऑफ द बॉडी। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. So the potential energy possessed by a body due to the force of attraction of the earth on it is called gravitational potential energy, right? So this is important. The potential energy possessed by a body, potential energy possessed by a body due to the force of attraction of earth on it is called its gravitational potential energy. Please write this down. Potential energy possessed by a body potential energy possessed by a body due to the force of attraction of earth on it is called its gravitational potential energy. लिख लिया सर। अब ये क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज एट इंफिनिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होगा, तो हम कहते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। So gravitational potential energy of a body is zero when it is at infinity, because the force of attraction of earth on the body is then zero. Infinity के पास force of attraction क्या होगा? Zero होगा। So इसीलिए वहां पे हम लोग कहते हैं कि gravitational potential energy zero है। The gravitational potential energy of a body at a point is the amount of work done by a force of attraction of earth in bringing that body from infinity to that point. तो ये इनफैक्ट हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंफिनिटी से किसी चार्ज बॉडी को कहीं पे लाने के लिए जो वर्क डन करना होगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे चार्ज बॉडी नहीं, मास, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको इंफिनिटी से किसी पोजीशन तक हम लेकर आएंगे, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी बॉडी को अगर हम लोग इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा टू ब्रिंग दैट बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? Yes. Yes. So another definition what Yes, I write is work done in bringing a body. So एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने लिखा अभी कि है ना, पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy. दूसरा लिखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
So gravitational potential energy of a body is equal to the work done in bringing the body from infinity to any point. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So gravitational potential energy of a body is equal to work done in bringing a body from infinity to any point. Infinity से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, उसमें जो वर्क डन करना होगा, that is called gravitational potential energy. ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं since work is done by the force of gravity itself, so at a finite distance from Earth, the gravitational potential energy of the body is negative. भाई वर्क डन कौन कर रहा है? वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो वर्क कर रहा है ना. दैट इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. द अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. सो work is done by the gravitational force of the earth only, and that's why gravitational potential energy is written with a negative sign, right? So that's what is written here. Since work is done by the force of gravity itself, so at a finite distance from Earth, the gravitational potential energy of a body is negative. Now, as the distance of body from the surface of Earth increases, the force of attraction of Earth decreases and its gravitational potential energy increases. So जैसे जैसे सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. नाउ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब नेगेटिव वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा. तभी तो इंक्रीज करने का मतलब पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करना. तो नेगेटिव वैल्यू जो है धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट सेपरेशन पे वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है. नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, when an external force is applied on a rigid body, it gets deformed due to change in its size and shape. On removal of the force, it regains its original form due to the property of elasticity. Some work is done by the external force in deforming the body. This work is stored in the form of elastic potential energy. Thus, potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy. So, this can be written as definition. The potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called the elastic potential energy. ना किसी बॉडी के साइज, शेप और साइज को जब चेंज करते हैं, उसको चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगा उस ऑब्जेक्ट में, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्प्रिंग का, अगर आप स्प्रिंग को पुल करते हो, उसको उसके साइज को चेंज करते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग सम फोर्स and you are doing some amount of work on that spring to change the size of that spring. That work which we have done to change the size of the spring is stored in that spring. Is it clear? तो उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है. ठीक है बच्चों. और किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप डिफॉर्म करते हो, उसके शेप या साइज को चेंज करते हो, उस केस में वर्क डन इज stored. Work done in deforming the shape and size is stored in that object as elastic potential. मन्यु कहाँ भाग गया? कैमरा ऑफ कर लिया तुम. So it is the amount of work done in deforming the body.
ठीक है, तो amount of work done in deforming a body, that is in changing the shape and size of the body, is called the potential energy of that body. Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. Now gravitational potential energy at a height h. So height h पे gravitational potential energy mgh होगी, है ना? तो वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे. So gravitational potential energy at height h is mgh. So gravitational potential energy of a body at a height above the ground is measured by the amount of work done in lifting it up from the ground to that height against the force of gravity, assuming that its gravitational potential energy on the ground is zero. देखो समझो, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड के ऊपर लेट से एक ब्लॉक रखा हुआ, कोई बच्चा आकर, है ना, इसको उठा के किसी हाइट h पर लेके जाता है, इसका मास m है, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, इसके वेट के बराबर या उससे ज्यादा, है ना? द फोर्स अप्लाइड शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mg. जो वेट है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो उसको पुल कर पाएंगे ऊपर, है ना? तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मान लो जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू mg, और इसको हम लोग किस हाइट तक लेके जा रहे हैं? हम लोग इसको h हाइट तक लेके जा रहे हैं. इसको हम लोग हाइट h तक लेके जा रहे हैं. सो mg फोर्स लगा के इसको हाइट h तक लेके जा रहे हैं. वर्क डन क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स लगा रहे हैं mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया? mgh हो गया. So this is the amount of work done we are doing to take a body to a height h, and this work done is stored as what? Potential energy. So work done is stored in the form of potential energy. This implies potential energy at height h is equal to mgh. Clear है बच्चों? So gravitational potential energy at height h will be equal to mg. So this is gravitational potential energy at height h. आगे समझ? Yes. Yes. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. So this is what is gravitational potential energy. U is equal to mgh जो निकाला हुआ है ना? So let the body of mass m be lifted from the ground to a vertical height h. The least upward force required to lift the body without acceleration must be equal to the force of gravity. मैंने हम लोगों ने बोला था भाई F should be greater and equal to mg. तो मिनिमम फोर्स क्या लगेगा? mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको हाइट h तक लेके जाने के लिए. So the work done on the body in lifting it to a height h is equal to force of gravity into displacement. So mg into h. So work done is equal to mgh. So this work is done in lifting the body up, and it gets stored in the body in the form of its gravitational potential energy when it is at a height h. Thus, gravitational potential energy U is equal to mgh.
So precisely mgh is the gain in potential energy of the body when it is raised to a height h above the ground. But here we have assumed that when the body is on the surface, Earth's surface or ground, its gravitational potential energy is zero. So we consider the gravitational potential energy of a body at a height h equal to mgh. तो आइडियली हम लोग को क्या लिखना चाहिए था कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. अर्थ पे जीरो नहीं होगा, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ पे जीरो, राइट? वो आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो होगा, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितने हाइट तक हम लेके जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें. So thus when a body is thrown vertically upward, it rises up. So the height of the body from the ground increases. Hence its potential energy increases. Similarly, when a body is released from a height h, it falls down. So the height of the body from the ground decreases. Hence its potential energy decreases and it becomes zero at the Earth's surface. So when a body of mass m is taken up from a height h1 to the height h2 above the ground, the gain in potential energy will be equal to mg into h2 minus h1. क्या कह रहा है यहाँ पे? हमारे पास एक हाइट h पे ग्राउंड लेवल ये, हाइट h1 पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको उठाकर हम लोगों ने हाइट h2 तक लेकर चले गए. तो यहाँ पे हाइट h1 पे लेके गए, इसको हम लोग उठाकर यहाँ पे ले जाके रखे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट का वो mgh1 हो जाएगा. सो ये हो गया हाइट h2. तो कितने हाइट से हम एक्चुअली उसको ऊपर लेके गए? h2 माइनस h1. प्रीवियस केस से कितना ऊपर गया? h2 माइनस h1. सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू h2 माइनस h1. ठीक है बच्चों? तो जो हाइट डिफरेंस पे आप उठा के रखे हो, डिफरेंस इन हाइट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. mg into difference in height h2 minus h1 is change in potential energy, that is mg into h2 minus h1. Clear है बच्चों? Yes. But if a body of mass m falls from a height h1 to a height h2, loss in potential energy is initial potential energy minus final potential. So तुम इसको लिख सकते हो, gain in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. Loss in potential energy is initial potential energy minus, क्योंकि इनिशियल बड़ा होगा ना, अगर लॉस हो रहा है मतलब इनिशियल ज्यादा है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल गिव यू लॉस इन पोटेंशियल. लिख लिया बच्चों?
Yes, sir. Now we'll do kinetic energy. So kinetic energy का definition हम लोग पहले भी देखे थे. Energy possessed by a body due to its state of motion is called kinetic energy. तो motion की वजह से जो energy है उसको क्या बोलते हैं? Kinetic energy. तो speed, एक object अगर move कर रहा है तो वो kinetic energy possess करेगा. ठीक है? So you can write down. The energy possessed by a body due to its state of motion energy possessed by a body due to its state of motion is called the kinetic. Clear, bachcho? Yes. And it is denoted by the letter K. और अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है, दिस इज हाफ mv स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. सो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है एंड इट इज मूविंग एट अ स्पीड v. So the kinetic energy possessed by the body is half m into v square. Okay, bachcho? Yes, sir. So examples क्या है kinetic energy क्या? Fast moving stone has a capacity of breaking a window pane on striking it and thus it has the kinetic energy. तो अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं किसी के शीशे की खिड़की पे तो उसकी खिड़की टूट जाती है, राइट? तो वो होता क्यों है? क्योंकि इस स्टोन में काइनेटिक एनर्जी है और वो जो काइनेटिक एनर्जी से जाके हिट करते हैं किसी शीशे के बिल्डिंग शीशे के खिड़की पे तो वो शीशा ग्लास जो है वो टूट जाता है. Similarly, a car in motion, moving hand of a clock, the bullet fired from a gun, a rolling ball, an apple falling from a height, etc. have the kinetic energy. So हर किसी में kinetic energy हो, चाहे वो क्लॉक की घड़ी की सुई मूव कर रही हो या बुलेट जो हमने गन से फायर किया है वो उसका मूवमेंट, एक बॉल को रोल कर दिया है उसका मूवमेंट, कहीं पे भी मूवमेंट होगा तो देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड. Now, expression for kinetic energy ये हम लोगों ने देखा K is equal to half mv square. उसको हम लोग देखेंगे डिराइव कैसे होता है. So kinetic energy possessed by a moving body is equal to the amount of work which the moving body can do before coming to rest. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में कितना kinetic energy है, so that will be equal to amount of work done. ठीक है?
amount of work done in bringing that object to rest. That is the kinetic energy. So work done by the retarding force F, displacement S is given by kinetic energy of the body. Kinetic energy is retarding force into displacement, that is F into S. Now to calculate the displacement S, we have initial velocity U, final velocity V. So you will have retardation is minus A. इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. I'll derive it for you. We know that expression for kinetic energy. Let m is the mass, a is acceleration, so m is mass, a is acceleration, initial velocity is equal to v, or final velocity is equal to 0. So when an object is moving with a speed v, let's say this object is moving with a speed v of mass m. So आप ये जो deceleration है, ये a लग रहा है. So हम लोग को ये निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें कि इसका ये जो फाइनल स्पीड है वो 0 हो जाए. सो जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स F into S हो गया, रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज काइनेटिक एनर्जी के. अब हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है. 0 is equal to v square minus 2as. बेसिकली हम लोग पुट कर रहे हैं इससे v square is equal to u square plus 2as. नेगेटिव इसीलिए लिया है क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी ये है v, फाइनल वेलोसिटी 0. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. सो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं s is equal to v square by 2a. काइनेटिक एनर्जी फोर्स क्या है, m into a into s. So m into a, s कितना है, v square by 2a. ये और ये कैंसिल हो गया. So this is half mv square. क्लियर बच्चों? भाई साथ दे, अपना नाम चेंज कर लो, आईपैड के नाम से अटेंडेंस लग जाएगा. मोनिका लगा देंगी आईपैड के नाम पे अटेंडेंस, आईपैड प्रेजेंट. फिर आईफोन एब्सेंट. लिख लिया बच्चों डेरिवेशन? Yes. Yes, sir. Yes.
तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. So thus, or half into mass into velocity square. Thus, kinetic energy of a body depends on square of its velocity of a motion, and on doubling the velocity of motion of a body, its kinetic energy becomes 4 times. क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंडेंट है हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा. 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 टाइम्स हो जाएगा. Thus, so on doubling the velocity of motion of a body, its kinetic energy becomes 4 times. In other words, a faster moving body has more kinetic energy than a slowly moving body of same mass. Now, relationship between kinetic energy and momentum, ये भी बहुत important है और ये derivation आता भी है कि establish a relationship between kinetic energy and momentum. Relationship between kinetic energy and momentum. By kinetic energy, K is equal to half mv square. So half mv square, तुम क्या करो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लो. तो ये क्या हो जाएगा हाफ mv का होल स्क्वायर बाय m. mv का मतलब p होता है मोमेंटम, p स्क्वायर बाय 2m. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m और p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk. p is equal to root under 2m into k. So this is the relationship. By kinetic in terms of kinetic energy in terms of momentum लिखना है तो ये यूज करेंगे और momentum in terms of kinetic energy लिखना है तो ये यूज करेंगे. तो दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया ना सबने? हाँ जी सर. तो यही यहाँ पे भी बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में भी, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. लेट द बॉडी एज अ मास m, वेलोसिटी v, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया, मोमेंटम m into v हो गया, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने तो दूसरे तरीके से सॉल्व किया है बट हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों को पूरे फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया था. सेम चीज यहाँ पे भी कर. तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk और k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m और p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m. Now case 1, if a light body A of mass m and a heavy body B of mass m both have same magnitude, then the kinetic energy of the light body A will be more than that of the heavy body. तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने बोल रहा है. दो बॉडी है, दोनों का मास डिफरेंट है. सो लाइट बॉडी ऑफ मास स्मॉल m है और हेवी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M है. लाइट बॉडी का मास स्मॉल m, हेवी बॉडी का मास कैपिटल M और सब दोनों का मोमेंटम सेम है ना. मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट. तो मोमेंटम कांस्टेंट है, k बाय kb करेंगे. सो दिस इज p स्क्वायर बाय 2m divided by p square by 2m. So this is capital M by small m. p square by 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कैपिटल M by small m हो गया. So because हमें पता है कि since capital M is greater than m,
So your kinetic energy of the body A will be greater than kinetic energy of body B. आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second case क्या कह रहा है? If a light body of mass m and a heavy body of mass capital M have the same kinetic energy. यहाँ पे same momentum था, यहाँ पे momentum same था, यहाँ पे kinetic energy अगर same है, then the heavier body will have more momentum than a light body. So light body of mass m and heavy body have same kinetic energy, half capital M. So half small m into q square, half into capital M into capital V. इनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर रेशियो निकालोगे काइनेटिक एनर्जी का, so you will get the relationship between their momentums. So PA by PB या PB by PA करोगे अगर, that is capital root under 2mk by small root under 2mk. root under 2k जाएगा capital M by small m का root. So कह रहा है कि since capital M is greater than mass m, small m, so PB is greater than PA. Means momentum at point B is greater than momentum at point. So जब kinetic energy same होगा, तो momentum of object B will be greater than momentum of object A. ठीक है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना, नोट्स वगैरह देख लेना, राइट? और we'll do work energy theorem in the next class. उसके बाद थ्योरी है, इस वाले पार्ट में बाकी सब थ्योरी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरा थ्योरी. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Bye. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.